तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आई होप कि आप लोग इसको गौर से सुनोगे। इस हवाले से मेरे पास कुछ रेसिपीज भी हैं, और वो वाली रेसिपीज इतनी इफेक्टिव हैं कि इवन कि वो हमारी फैमिली में रन कर रही हैं। बहुत बहुत ही अच्छी हैं, और जो लोग उन लोगों को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स को मिक्स करके बनाई गई हैं। वो मैं लेक्चर के लास्ट पे शेयर करूंगी। तो अगर कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव हुआ और उसने वाकई इस चीज को बहुत गौर से सुना, तो आई अश्योर कि वो लोग इवन उस प्रोडक्ट से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। वो इतनी अच्छी और इफेक्टिव है। तो अगर आप उस डाइट की वो जो एक थेरेपी हम लोगों ने डेवलप की हुई है, तो अगर आप उसको प्रॉपरली इवन यूज करो तो आपको इवन आपकी मेडिसिन से भी आपका खत्म हो जाता होता है। यानी कि आप मेडिसिन के बगैर भी आपका इतना एलडीएल नीचे चला जाता है और एचडीएल इतना इम्प्रूव हो जाता है उस डाइट से, अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करो। ठीक है, तो आपने चीजों को प्रॉपरली समझना है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें कौन सी हैं, टीएलसी डाइट कौन सी है, मेडिटेरेनियन डाइट कौन सी है। उन्हीं डाइट्स को मिक्स करके वो अब देखिए हमारे जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उन्हें तो इन चीजों का आइडिया नहीं होता कि टीएलसी डाइट कौन सी, मेडिटेरेनियन डाइट कौन सी है। उन लोगों ने अपनी लाइफ में इन चीजों के इफेक्ट्स को देखा और मिक्स कर लिया, लेकिन आज हम उन्हें मुख्तलिफ डाइट्स का नाम दे रहे हैं। तो होप्स हो कि आप लोग इस चीज को प्रॉपर्ली, हम हर स्लाइड के लास्ट में, जिस तरह हमारा लास्ट टाइम भी होता है कि हम हर स्लाइड के लास्ट में ये कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछे। वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो सही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स अबाउट द हार्ट डिजीज। अच्छा, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग हमेशा उसके फैक्ट्स जरूर स्टडी करते होते हैं कि भाई हार्ट डिजीज को हम डिस्कस ही करने क्यों जा रहे हैं। क्योंकि हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर हर 10 में से 1 से 2 लोगों को हार्ट का इशू है। हो सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक ना आया हो, क्योंकि हम लोग तो जब हार्ट अटैक हो हमने तभी डॉक्टर के पास जाके अपनी पूरी कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल करवानी। उससे पहले तो हमने नहीं करवा। हो सकता है उनके एलडीएल बहुत एलिवेटेड हो सकता है उनके एचडीएल बहुत ड्रॉप, उनका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ड्रॉप हो, लेकिन हमने हार्ट अटैक आए हमने उसी बंदे को काउंट करना है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एशियन कंट्रीज जितने भी हैं जिसके अंदर पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडियंस आते हैं, इनके अंदर हार्ट डिजीज की रेशियो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। उसकी वजह क्या है कि हमारी फूड प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप्ड है, हमारे अंदर सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स का बहुत ज्यादा यूज है। अब वो किस तरीके से हमारी डेली की कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे अंदर ये इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब वो पुअर डाइटरी प्रैक्टिसेस हम आगे जाके बताते हैं। उसके अलावा ये वाले अमेरिकन के फैक्ट्स हैं कि अमेरिकन के अंदर भी हार्ट रेट का उनका ज्यादा है कि मोर देन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अमेरिकन को हर साल उनकी ये हार्ट की रेशियो है, और पाकिस्तान की तो इससे बहुत ज्यादा है। फिर वो कहते हैं कि 1.5 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम कार्डियो अथेरोजेनिक डिजीज। अब सीवीडी हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी इसको कह सकते हैं, और हम सीएडी सीवीडी हम इकट्ठी टर्म भी यूज कर लेते हैं, कार्डियो अथेरोजेनिक डिजीज। फिर द अथेरोजेनिक प्रोसेस बिगिंस इन चाइल्डहुड इन्फेंसी। अब ऐसा नहीं होता कि एक बंदा वो कहे कि मैंने रात को घी वाली रोटी खाई थी और सुबह मुझे हार्ट अटैक हो गया, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ज्यादा कुछ जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम इस चीज को डिस्कस किया था, कुछ प्रोसेसेस एक्यूट होते हैं और कुछ क्रोनिक प्रोसेसेस होते हैं। एक्यूट होता है कि जिस तरह कोरोना वायरस है, मैं उस कोरोना वाले बंदे के पास बैठी रही तो मैंने किसी भी चीज को हाथ लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लास का पानी उसने पकड़ा था मैंने भी पकड़ लिया तो मुझे कोरोना हो गया, ये एक्यूट इशू है। क्रोनिक होता है जिसको एक टाइम लगता होता है। ठीक है, मोर देन 3 to 4 वीक्स। अब देखिए जो कार्डियोथीरोजेनिक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है इसको डेवलप होने के लिए आपको ईयर्स एंड ईयर्स चाहिए होते हैं। आपकी आर्टरीज के अंदर कॉन्स्टेंटली वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं, तब जाके अथीर यानी कि एक पोडिज बनता होता है जो पहले अपनी जगह पे फिक्स होता है, उसके बाद जिसे हम थ्रोम्बस कहते होते हैं, उसके बाद वो मूव करना शुरू करते हैं जिसे हम इम्बोलस कहते हैं। तो ये वाली जो चीज होती है ये एक क्रोनिक इशू होता है। ठीक है, एथेरोजेनिक प्रोसेस बिगिंस इन चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी का ये इस लाइन का ये मतलब है कि ऐसे नहीं होता कि 1 या 2 दिन में हो जाए, आपकी बहुत पहले से कुछ ये इवन आपकी जेनेटिक्स में भी जा सकती है। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा, आपके जीन्स के अंदर इस तरीके से चीजें कोड है। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 टीस्पून खाया तो हो सकता है वो आपकी जाके आर्टरीज के अंदर हो जाए, उसके इन्फ्लेमेशन कॉज करना। लेकिन अगर वही मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो ये चाइल्डहुड या इन्फेंट जब आपके बिल्कुल बचपन के अंदर, जिस तरह आजकल के बच्चे हम लोगों ने उन्हें बहुत बर्गर्स पे, ट्रांस फैट्स पे, फ्राइड फूड जिस तरह फ्राइज हमने उन पे लगा दिया, तो उनके चाइल्डहुड से हम चीज वो डेवलप करना शुरू हो गए।
फिर वो कहते हैं लाइफस्टाइल, कुछ आगे हम रिस्क फैक्टर्स भी पढ़ते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आपके लाइफस्टाइल होता है, आपकी डाइट होती है, आप इस वक्त किस टाइप की डाइट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। ये सारे आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपकी कार्डियोथीरोजेनिक डाइट, कार्डियो अथीरोजेनिक डिजीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज पे सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं होता कि रात को घी वाली रोटी खाई और सुबह हार्ट अटैक हो गया। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जब मिलते हैं तो तब जाके हार्ट डिजीज होती है। इस स्लाइड के अंदर अगर किसी को स्टूडेंट का भी कोई क्वेश्चन है, काइंडली पूछें। अब देखिए, जो हार्ट डिजीज को जो रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी डिजीज के लिए, मैं हार्ट डिजीज की बात नहीं कर रही, रिस्क फैक्टर्स की हमेशा दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मॉडिफाइबल होता है और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल होता है। मॉडिफाइबल होता है वो होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो। मैं अपनी डाइट को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कुछ हद तक चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इन चीजों को चेंज कर सकती हूँ। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर सच फैक्टर्स व्हिच आर नॉट इन माय हैंड्स। मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी एज नहीं चेंज कर सकती, मैं अपनी जेंडर नहीं चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी ओबेसिटी को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी भी डिजीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। अब देखिए, हार्ट डिजीज है तो उसमें मॉडिफाइबल क्या कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? उसमें मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी चेंज कर सकती हूँ, मैं अपना बीएमआई चेंज कर सकती हूँ, मैं अपना वेट चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी डाइट चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज कर सकती हूँ। अब नॉन मॉडिफाइबल क्या हो सकते हैं? एक एज भी एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर सीवीडीज। बड़े लोगों के अंदर ज्यादा रिस्क है रादर देन जिनकी एज कम है। जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर है नॉन मॉडिफाइबल। मेल के अंदर हार्ट डिजीज के ज्यादा रिस्क फैक्टर्स है देन फीमेल, क्योंकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो सीवीडी को कम करने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी, अगर हमें टाइम मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अब उसे मैं अपनी डाइट से भी कर सकती हूँ और मैं एकदम इस तरह की कोई मैं मेडिसिन लेती हूँ जो एकदम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है, तो मैं वो भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेंडर है, जेंडर क्या होगा? नॉन मॉडिफाइबल है, जिसका मैंने मेल और फीमेल का बता दिया कि मेल के अंदर ज्यादा रिस्क होते हैं देन फीमेल। अब हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन जब तक अब हाइपरटेंशन के 4 to 5 स्टेजेस होती हैं। कुछ स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होती है? वो रिवर्सिबल होती हैं। अगर वो रिवर्सिबल स्टेज पर मैं मौजूद हूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा। लेकिन मैं अगर हाइपरटेंशन की 4 और 5 स्टेज पर चली गई हूँ तो वो मेरे लिए नॉन मॉडिफाइबल, मतलब स्टार्ट में हूँ तो वो मेरे लिए मॉडिफाइबल होगा। अगर मैं लास्ट 4 और 5 स्टेजेस पर हाइपरटेंशन के आ गई हूँ तो वो मेरे लिए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बन जाएगा। मैम जरा रिपीट कर दें कि फीमेल में क्यों रिस्क कम होता है? फीमेल के अंदर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके जो हार्मोन्स होते हैं सबसे बड़ा उनका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फीमेल के अंदर कम रिस्क होता है। जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपके अंदर इसका रिस्क फैक्टर इसके रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। इसके जो आपके मेनोपॉज लेडीज होती है उनके अंदर रिस्क फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाता होता है, क्योंकि उस वक्त आपके हार्मोन्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं जो आपके इन सारे साइकिल्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो यही इसकी लॉजिक है कि मेनोपॉज जब भी आपका रुक जाएगा वो एक रिस्क फैक्टर होगा। आप लेडीज जो भी देखेंगी उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है जिनको भी हार्ट अटैक होता है, और मेल को इवन यंग एज में भी हो जाता होता है। तो आपके साइकिल को जो रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, वो आपकी इसके रिस्क को कम कर देते हैं। अच्छा जी, आगे है डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये वाली जी 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 मैम आपने कहा कि जब तक फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है तब तक उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क कम होता है। जी तो जी वो जो हार्मोन्स होते हैं फिर वो एलडीएल अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स यही जाके डायरेक्ट दिल पे तो नहीं ना करना। ये वाली सारी, इसीलिए ये वाली सारी चीज बताने लगी। उसके रिस्क फैक्टर्स को किस लिए? यकीनन वो एलडीएल को क्या करते हैं? कम रखते हैं। एचडीएल को लेवल को एलिवेटेड रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होती है कि वो अथीर आपकी वेसल्स के अंदर बनने ही वो हार्मोन्स नहीं देते हैं, ठीक है। ओके हाँ जी। अच्छा, आगे जी है डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हर एक कोलेस्ट्रॉल, हर कोलेस्ट्रॉल बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मुझे कोई कहता है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैं जाके कह दूं मेरा एचडीएल एलिवेटेड है, तो बंदा कहेगा इसको क्या हो गया, ठीक है। ये वाली चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ कोलेस्ट्रॉल्स गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल्स बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। समझिंग दैट कि आपका कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल है वो एलिवेटेड है और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो डिप्लीटेड है। ठीक है, अब 3 तरह के होते हैं, एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है और एचडीएल होता है। ठीक है, सबसे पहला है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपोप्रोटीन्स है और उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते होते हैं। उसके बाद है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को बाइंड करते हैं, वो इंटरमीडिएट होता है। उन्होंने ट्राइग्लिसराइड्स को बाइंड करके आपकी बॉडी से लिवर की तरफ लेके आ रहा होता है या लिवर से बॉडी सेल्स की तरफ, उसका काम ही इसका मूवमेंट होता है, वो इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्टर होता है। उसका लेवल हम लोग जब हार्ट डिजीज को देख रहे थे तो हमारे लिए वो इतना कंसिडरेबल नहीं होता। जो चीज हमारे लिए कंसिडरेबल, कैरियर हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है, हमारे लिए जो कंसिडरेबल चीज होती है कि हमारा एलडीएल तो एलिवेटेड नहीं है, एचडीएल तो डिप्लीटेड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डिप्लीटेड किस वैल्यू तक हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल कम हुआ पड़ा और किस लेवल तक हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये वाला एचडीएल का है। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि अगर वही वाला जो गुड कोलेस्ट्रॉल है अगर वो मेरी मेन के अंदर है, अगर वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो मेरे लिए मैं रिस्क फैक्टर पे हूँ क्योंकि मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कम हो रहा है। ये एक वैल्यू है उसको करने के लिए। बाकी हर लैब की अपनी वैल्यूज उन लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। जरूरी नहीं होता कि चुगताई का भी 40 ही लिखेंगे या शौकत आनम वाले और आगा खान वाले भी 40 ही लिखेंगे, ये एक एवरेज उन सबका लिया गया है। फिर उसके बाद है कि अगर मेरे बॉडी में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे अबव है तो मुझे इतना डिजायर्ड, अगर मेल की केस में मैं बात करूं तो इससे हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। इससे जैसे ही कम होगा तो ये मेरे लिए एक खतरे की घंटी होती है कि मुझे रेडी हो जाना चाहिए कि मैंने अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को एलिवेट करना है। उससे इसके अलावा फीमेल के अंदर अगर 50 mg से कम होगा तो वो मेरे लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर 60 या उससे अबव जाएगा तो मुझे वो डिजायरेबल दोनों में सेम ही है तो मुझे इससे ऊपर रखना चाहिए। आगे करिए स्लाइड, उसमें मैं एलडीएल का बताती हूँ। मैम जी मैम आपने बात की थी मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल में, तो जो आपने कहा था नॉन मॉडिफाइबल जो होती है वो लास्ट स्टेजेस पे होता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन की स्टेज में। जी तो ये रिकवरेबल होता है कि इसका ये इरिवर्सिबल है, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती? मैंने वही स्टेजेस बताई है ना, हाइपरटेंशन की 4 to 5 स्टेजेस तक जाता है। अगर आप स्टेज बिल्कुल स्टार्ट पे हो, 1 या 2 स्टेज पे बिल्कुल स्टार्ट पे हो, ठीक है, तो तब आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप रिवर्स जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें आपको बहुत पीक लेवल पे जाके अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, एक्सरसाइज, वो बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप 4 और 5 स्टेज पे आ चुके हो जिसमें आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे तो वो फिर नॉन मॉडिफाई, आप उसे चेंज कर ही नहीं सकते हो। फिर आपको अपने लाइफस्टाइल से आप उसे स्टेबल करने की कोशिश करोगे। आप ड्रग ले रहे हो, उससे आप स्टेबल करोगे मेडिसिन से, लेकिन आप उससे चेंज, आप उससे बिल्कुल अपने ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल स्टार लेवल पे आ जाओ और आपको कि अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे वो फिर आपका इश्यू रहना ही रहना है। थैंक यू। समझ लगी ये बात? जी चले, अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के लेवल्स की बात करने लगे हैं कि वो कहते हैं कि आपका जो बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 mg से कम होना चाहिए। फिर इसके अलावा 70 mg पर डेसीलीटर फॉर दोज विद हार्ट और ब्लड वेसल डिजीज। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को हार्ट अटैक आ चुका है, वो हार्ट डिजीज के साथ डायग्नोज अथीर के साथ हो चुका है, तो उसकी बॉडी का आपको 70 से कम ही रखना पड़ता है। इससे ऊपर जाएगा तो उसके लिए एक अलार्मिंग कंडीशन बन जाएगी। फिर इसके अलावा 100 mg पर लीटर से कम होना चाहिए हु हैव रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब उसका रिस्क फैक्टर, फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को तो उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कोमॉर्बिडिटीज, उसके अंदर डायबिटीज भी, हाइपरटेंशन भी है, तो आपको उस चीज के लिए मेंटली अलर्ट और तैयार रहना चाहिए कि इस बंदे को सीवीडी भी होगी। लेकिन अगर आप उस बंदे की डाइटरी मॉडिफिकेशंस, आप उसका कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्ली, आप उसकी चेकअप उसका होता रहता है, उसकी ब्लड प्रोफाइल प्रॉपर टाइम पर होती है, तो 100 mg से जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको इस चीज के लिए उस चीज को एक रिस्क फैक्टर कंसिडर कर लेना चाहिए कि अब इस बंदे के अंदर सीवीडी भी हो सकती है। वो सीवीडी का एक रिस्क फैक्टर बन चुका है। बंदे को अगर 10 साल बाद नहीं हो रही तो उसको 40-50 साल बाद हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप उसकी प्रोफाइल को प्रॉपर टाइम पर करवाते हो तो आप उसे अपनी डाइट और मेडिसिन से आप उसका क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो अगर एक बंदे को पहले डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप उसको उसकी ब्लड प्रोफाइल करवाओ और उसको कोशिश करो कि उसकी 100 mg से कम ही उसके एलडीएल रखो। इसके अलावा कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 130। मतलब अगर मैं ओवरऑल एक बात करूँ कि हेल्दी पर्सन के लिए तो उसका 130 mg से कम ही होना चाहिए और उसका 70 या 80 तक एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल उसका होना चाहिए। इसके अलावा
बाद ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल आपके 150 mg से कम ही होने चाहिए। अगर इससे एलिवेटेड होंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा ट्रैवल करवाना शुरू कर देगा। ओके, आगे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। आपने इसकी हम लोगों ने गुड कोलेस्ट्रॉल को भी पढ़ लिया, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी पढ़ लिया। अब हमने अपने मुद्दे पे आना है कि हमने एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, मैंने उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। अच्छा, मोनो अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, पॉली अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनके 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए, या FAC वाली बातें। ट्रांस फैट्स वो होंगे कोई भी फूड्स जो कि फ्राइड फूड के अंदर, यानी कि हाइड्रोजनेटेड फैट्स भी जिनका दूसरा नाम होता है, जो कि हमें फ्राइड फूड्स से हासिल होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इन पेशेंट्स हाइपरलिपिडेमिया एंड कार्डियोथायरोजेनिक डिजीज कैन बी कंसिस्टेंटली इंड्यूस्ड बाय डाइट सच एज हाई सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, हाइड्रोजनेटेड फैट्स। और लो किसमें डाइट होगी? अगर उनकी डाइट में पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स कम है, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से ज्यादा है, तो वो बंदा, अगर बेशक उसका बाकी जेनेटिक्स भी उसकी क्लियर थी, उसकी कोमॉर्बिडिटीज भी क्लियर थी, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन उसकी डाइट क्या बहुत पुअर जा रही है। ठीक है, डाइट के अंदर वो सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड किस तरीके से हो रहा है कि वो खाने के ऊपर घी का इस्तेमाल कर रहा है। घी वो कौन सा हो सकता है? पाम ऑयल, इस तरह के वो घी का इस्तेमाल कर रहा है, वो खाने के ऊपर ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अच्छा, आगे इस हवाले से ना वो अब घी, लोग देसी घी, बटर से भी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस चीज का भी आगे जाके आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इस पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज मौजूद है। कुछ लोग एनिमल फैट को बहुत ज्यादा आजकल इंकरेज करना शुरू हो गया, इस चीज पे भी रिसर्च हुई है। अच्छा, कुछ लोग, अब वो आगे जाके आप लोग बटर और घी वाली बात को भी क्लियर करेंगे कि पहले बटर और घी को बहुत बुरा समझा जाता था, कहते थे कि बटर और घी नहीं करना कि ये बहुत ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है। लेकिन आजकल एक मैंने न्यू रिसर्च उस दिन पढ़ी है, तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, बटर और घी को वो लोग मोटिवेट कर रहे थे। अब वो किस वजह से मोटिवेट कर रहे थे, वो आगे जाके हम उस चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी जाके हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि हार्ट हेल्दी टाइप 1 उसकी डाइट में कौन सी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सैचुरेटेड और उनके मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हुए, अभी मैं आप बताती हूँ। अच्छा, 2 से 3 तरह की डाइट्स बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अंदर एक है TLC, थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजिंग डाइट है, एक मेडिटेरेनियन डाइट है। ठीक है, जो कि हमारी तो नहीं है, ये वेस्ट की डाइट्स हैं। जब भी आपको CVT का आप जब भी टॉपिक पढ़ोगे तो ये वाली डाइट आपके सामने जरूर आएगी। अब उस डाइट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको एक आइडिया, में एक रफली आइडिया बताऊं, कार्ब्स का जिस तरह हम कहते हैं कि 50 to 55% तक आपने कौन से रखने हैं? कार्ब्स रखने हैं। 18 से 25% तक आपने क्या 10 to 25% तक आपने प्रोटीन्स रखनी है, और 25 to 35% तक आपने क्या रखना है? फैट्स रखने हैं। अब वो फैट के अंदर भी कौन से फैट्स हैं? सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, वो वाली फैट्स की आपने किस तरीके से रेशो करनी है। आपने फैट तो लेना है, फैट आपने कम नहीं करना, लेकिन उसकी कौन सा पोर्शन आपने कितना लेना है, वो ये वाली डाइट्स बताती है। अच्छा, वो कहते हैं कि जिस तरह इनमें क्या कहा जाता है कि आपने टोटल फैट क्या, जिस हम 25 to 35% हम एक एवरेज लेते होते हैं, तो ये वाली डाइट्स कहते हैं कि आपने इन बिटवीन, यानी कि एक एवरेज उसका 30%, 25 to 30% अगर उसकी रेशियो है, तो आप 30% से आपने कम ही रखना है, यानी कि आपने 20s के अंदर रखना है। अब उसके अंदर वो कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट को आपने लेस देन 25% रखना है, ट्रांस फैट्स को आपने लेस देन 10% रखना है, या लेस देन 7%, इस रेंज के अंदर रखना है। मोफा कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आपने 10% से रखना है और मोर देन 13% रखना है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का लेस देन 300 mg या लेस देन 200 mg, मतलब इससे कम ही होना चाहिए। ठीक हो गया, ये उनकी एक TLC डाइट का एक अपना क्राइटेरिया है कि आपने इसी क्राइटेरिया के अंदर रहना है। अच्छा जी, आगे हम लोग TLC डाइट का हम लोग देखते हैं कि TLC डाइट का उनका क्या, ये वाले उनके सारा उनका एक स्केच है TLC डाइट का, कि आपने अगर सीरियल्स लेने हैं तो आपने कौन से लेने, आपने फ्रूट्स लेने कौन से लेने, उनकी कितनी सर्विंग लेनी, जितने हमारे 6 फूड ग्रुप्स हैं, ये TLC डाइट उनका एक क्राइटेरिया सेट करती है कि आपने इससे ज्यादा, ये इससे कम मतलब नहीं लेने। हेल्दी फूड है तो आप उसकी रेशो से ज्यादा ले सकते हो, अगर अनहेल्दी फूड है तो उसकी रेशो से आपने कम ही लेना होता है, एक जनरल होता है। अब वो किस तरीके से है, फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले मीट पोर्शन अपना डिस्कस करते हो कि मीट है, पोल्ट्री है, तो आपने उसका नो मोर देन 5 ounces टोटल अ डे, यानी कि आपने उसका 5 ounces से ज्यादा आपने कंज्यूम नहीं करना। 5 ounces जैसे मैंने पहले बताया था कि 30 ounces यानी कि होता है 30 ग्राम 1 ounce के बराबर, यानी कि आपने अगर 5 ounce की बात करेंगे तो 150 ग्राम, जो कि 5 एक गोश्त की बोटियों
के बराबर बनता है। अब उस मीट के अंदर आपने कौन सा कंज्यूम करना है, आपने उस मीट के अंदर लीन प्रोटीन हो सकती है, फुल फैट यानी प्रोटीन हो सकती है, इस टाइप की रेंजेस प्रोटीन की कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लीन प्रोटीन के अंदर आपके पास फिश आ जाती है और चिकन आ जाती है। अगर आपके पास अगर ऑप्शन है कि फिश है, चिकन है, मटन है, बीफ है, तो मटन के और बीफ के अंदर नेचुरली ही उनके अंदर सैचुरेटेड फैट की रेशियो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपने किस चीज को प्रेफर करना है, चिकन को और फिश को। फिर आगे एग है, एग व्हाइट है और एग योक है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपने क्या कहते हैं कि 2 योक एक हफ्ते में 2 योक से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते और आपने उनको व्हाइट एग प्रेफर करना है। फिर इसके अलावा अगर मिल्क एंड डेयरी आ जाएगा तो ये दूसरों की सर्विंग्स के यानी कि 2 to 3 सर्विंग्स यानी कि जो कि 2 से 3 कप बनते हैं। लेकिन उस मिल्क के अंदर आपने क्या करना है कि आपने फैट फ्री कंज्यूम करना है, ठीक है, यानी कि आपने फैट और ऑयल को रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर आप कंज्यूम करें 2 to 4 a डे अगर कंज्यूम करें इट्स ऑल राइट, लेकिन आप कोशिश करो कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से अवॉइड करो। और ग्लाइसेमिक लोड अगर उनका ज्यादा है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स 3 to 5 a डे, लेकिन जो कि एक आम पर्सन में 2 to 3 होती हैं, आपने इन पेशेंट के अंदर 3 to 5 पर डे में आप लोगों ने जाना है, यानी वेजिटेबल्स की अमाउंट को ज्यादा करनी है और इस तरह के वेजिटेबल्स कंज्यूम करवानी है जो कि डार्क कलर वेजिटेबल्स हैं। फिर उसके बाद है ब्रेड और सीरियल्स वगैरह है कि वो कोशिश करे कि एटलीस्ट 6 a डे उनकी होनी चाहिए। अब वो ब्रेड एंड सीरियल्स के अंदर, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसके अंदर पास्ताज होते हैं, आपके राइस भी उसके अंदर शामिल होते हैं। फिर इसके अलावा मैक्रोनीज, नूडल्स, बिस्किट्स, तो आपने इस तरह के सीरियल्स इनमें कंज्यूम करना है जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद स्वीट्स एंड स्नैक्स हैं कि उसको कैलोरिक लिमिट के अंदर रखो। अगर फॉर एग्जांपल एज अ स्नैक कंज्यूम कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसकी 70 किलो कैलोरीज से ज्यादा उसकी कैलोरीज नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इस स्लाइड तक अगर ये TLC डाइट का ये प्रोटोकॉल है, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। इसमें MCQs में मैम बहुत ज्यादा पूछते, अगर आगे जाके आप लोग इसको डिस्कस करोगे तो जो कि मैंने जनरल उसका स्केच बता दिया। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। अच्छा जी, आगे ऑयल्स हैं, ठीक है, कुछ गुड ऑयल्स हैं, बैड ऑयल्स हैं, ये वाले जिस तरह हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह मोनो अनसैचुरेटेड एंड गुड ऑयल्स है, अब देखिए कुछ बुक्स में पॉली अनसैचुरेटेड को बैड के तौर पे कोट किया जाता है और कुछ में से मॉडरेट के तौर पे कोट किया जाता है। मैं एज अ पर्सनली से जितना भी मैंने इस चीज को स्टडी किया, आप इसे अगर बैड के बजाय मॉडरेट में रखें तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। उसके अलावा जो सैचुरेटेड हैं, अगली हैं, ट्रांस और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को भी इनको अगली की ही रेंज में रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करें। COD के केसेस बहुत ज्यादा एलिवेट होना शुरू हो गए थे, तब इस चीज को बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाने लगा था कि बस आपने घी, देसी घी, बटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना। लेकिन आजकल जो न्यू रिसर्चेस आ रही हैं वो कह रही हैं कि बजाय इसके कि आप बेशक आपके पास ऑलिव ऑयल और एक तरफ बटर है तो आप बटर को प्रेफर करो। कहते हैं क्योंकि एनिमल की जो हम भी तो एक तरह के ह्यूमंस एनिमल्स ही हैं, तो एनिमल की जो बॉडी होती है वो दूसरे एनिमल की बॉडी के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक डिजाइन की जाती है। तो वो कहते हैं कि इसका इतना यकदम, तो उस वक्त कहा कहते हैं कि अगर बजाय इसके कि जो प्लांट है उसकी निस्बत आपके जो दूसरे एनिमल्स के जिस तरह बटर है वो आपकी बॉडी में इतना LDL को एलिवेट नहीं करता है जितना कि प्लांट बेस्ड फैट्स आपकी बॉडी को, जिससे प्लांट बेस्ड जिस तरह सैचुरेटेड फैट्स हैं जिसके अंदर कोकोनट ऑयल वगैरह आ जाता है, ये वाले तो अनहेल्दी हैं, लेकिन जो एनिमल बेस्ड सैचुरेटेड फैट्स हैं वो इतने अनहेल्दी नहीं है। तो ये एक न्यू रिसर्च है, अब उसके पीछे उसकी लॉजिक्स, डिटेल पैथोफिजियोलॉजी तो नहीं इतनी डिस्कस की है, लेकिन ये रिसर्च में ये चीज एक एवरेज एनालिसिस में की गई है कि जो एनिमल बेस्ड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। ठीक हो गया। आगे ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं जिन्हें के जो तब बनते हैं जब आप घी को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे आप उसे कुक करते हो तो ट्रांस फैट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस बात पे हर कोई एग्री करता है कि वो द मोस्ट अनहेल्दी फैट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है। और हम जितने भी कमर्शियल हमारे यहाँ लेज हो गए, बिस्किट्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स होगी, वो बहुत अवंस में बहुत हाई टेम्परेचर पे ये चीजें बेक की जाती हैं। तो इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट या हाइड्रोजनेटेड फैट की मिकदार मौजूद होती है और वो सबसे ज्यादा अथीन यानी कि बॉडी आपकी बॉडी में जाके बनाती है। इतनी स्लाइड तक अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली टेल मी। मैम अगर वो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं तो वो हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देते ज्यादा?
नेगेटिव से ज्यादा उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं ऑफ होता? कोर्स इस तरह वो जरूरी नहीं कि वो पॉलीअनसैचुरेटेड ये जो पाम ऑयल और कैनोला ऑयल के अंदर भी ही हो, जिसमें फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। आप उनके सोर्सेज चेंज कर लो ना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अब देखो अगर आप ऑयल्स और फैट्स की अगर, और वो भी पॉलीअनसैचुरेटेड की एक लिमिट के बाद उसको बैड कहा जाएगा। अगर आप अब देखिए जरूरी नहीं है कि पॉलीअनसैचुरेटेड में अगर वो मैं उसकी बहुत कम मिकदार में कंज्यूम अमाउंट को कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं उसको स्टार्ट से बैड कर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लैक्स सीड का 5 ग्राम डेली के अमाउंट में कंज्यूम कर रही हूँ, उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, तो वो इट्स गुड, ठीक है। इसके अलावा आपकी फिश के अंदर अगर मैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, अगर जरूरी नहीं कि पॉलीअनसैचुरेटेड ये वाला जो पाम ऑयल होगा वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से रिच ही होगा, समझ लगी? ओके, थैंक यू मैम। मैम जी जी, मैम घी और बटर कौन से फैट्स हैं? घी और बटर Saturated तो है? सैचुरेटेड चीज सैचुरेटेड ही है, एनिमल बेस्ड है। जो चीज भी एट रूम टेम्परेचर सॉलिड कंडीशन में होगी वो सैचुरेटेड ही होगी, ठीक है। तो ये वाली जो घी और बटर है उसको इतना बुरा नहीं कहा जाता है जितना प्लांट बेस्ड सैचुरेटेड फैट्स को बुरा, जिसमें कोकोनट सबसे बड़ी एग्जांपल है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम कहते होते हैं कि ओबेसिटी जो आपका होता है वो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, सबसे कंट्रीब्यूटिंग जो रिस्क फैक्टर में जो रिस्क फैक्टर्स में जो शामिल है वो एक ओबेसिटी भी है, ओवरवेट या ओबेसिटी भी है। तो कहते हैं कि अगर सीवीडी पेशेंट के अंदर अगर वो ओवर इन केस अगर वो ओवरवेट या ओबीस, जरूरी नहीं होता कि हर ओवरवेट और ओबीस बंदा ही सीवीडी का शिकार हो, उसके हो सकता है कि वो डायबिटिक, उसका दूसरा रिस्क फैक्टर वो अंडरवेट हो, तब भी इसको सीवीडी हो सकती है। लेकिन अगर ओवरवेट या ओबीस है, उस कंडीशन में अगर उसको सीवीडी है तो अगर वो अपना वजन अगर वो 10% था, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का 100 kg उसका वजन है और वो 10% यानी कि 10 किलोग्राम कम करता है और 90 पे आ जाता है, तो हमने सीवीडी को बहुत हद तक उसको क्या कर सकता है, उसको बेहतर बना सकता है, यानी कि उसकी कंडीशन को मजीद वर्स्ट होने से बचा सकता है। तो ये एक रिसर्च का है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ये फॉर एवरी 5 kg अगर वो लॉस करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो पॉइंट होता है वो 7 पॉइंट अपने से कम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका पहले कोलेस्ट्रॉल 130 mg पर डेसीलीटर, तो उसने 5 किलो कम किया तो उसका 7 पॉइंट नीचे आ जाएगा, यानी कि उसका 100 अगर 30 था तो उसका 123 mg पर डेसीलीटर तक आ जाएगा। तो जैसे वो अगर वजन कम करता है तो उसका क्या होना शुरू हो जाता है, उसका एलडीएल भी कम हो जाएगा, एचडीएल एलिवेट करेगा क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये वाला होता है कि इसका वेट के साथ बहुत ज्यादा, इन केस अगर वो पेशेंट ओवरवेट या ओबीस है, ठीक है। बीएमआई आपका 18.5 से 24.5 क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस तरह के पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो लेस देन 25 जिसे 24.5 जिसे हम कहते होते हैं कि वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर ही उसको अपने को रखे, ठीक है। और अपना अगर वो या फिर अगर वो बहुत ज्यादा ओवरवेट या ओबीस या मॉर्बिड ओबीस में जा चुके हैं तो सारी बात उनके लिए बीएमआई 25% से कम लेके आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो कोशिश करें अपना 10% तो ड्रॉप करें, तो जो उनकी कंडीशन को क्या कर सकता है, बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। मैम डायबिटीज कैसे कंट्रीब्यूट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में? जी, डायबिटीज एक आपका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स बहुत एलिवेट हो चुके होते हैं। जब शुगर लेवल्स जब भी एलिवेट होंगे तो वो जब भी एलिवेट होगी तो आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर किस में जाके कन्वर्ट होती है, फैट्स में बॉडी में कन्वर्ट होती है ना। जब आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती है तो वो आपके फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब आपकी बॉडी में फैट्स ज्यादा, फ्री कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो आगे एथेरोस्क्लेरोसिस में चेंज हो जाएगा। जब भी आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हो तो क्या होता है, जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो हो जाता है और बाकी कुछ ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में। फिजिकल एक्टिविटी include strengthening your heart muscles, reduce your cholesterol level and blood pressure, helping to achieve or maintain a healthy weight, giving you more energy and reducing your stress level। एक फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मैंने एक जनरल पैरामीटर लिखा था। अगर मैं इसका ओवरऑल एक बात बताऊं कि एक बंदे को 150 मिनट, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पीसीओएस की भी बात की थी तब भी मैंने ये वाला एक पैरामीटर बताया था, एक पर्सन को 150 मिनट्स पर वीक उससे फिजिकल एक्टिविटी
करनी चाहिए। लेकिन अगर वो सीवीडी का पेशेंट है तो उसे चाहिए कि वो इसके टाइम को बढ़ा दे, यानी कि उसे 200 मिनट्स पर वीक लेके चला जाए, और एक वीक के अंदर कभी भी 5 डेज से ज्यादा नहीं। ये नहीं होता कि आपने रोजाना ही फिजिकल एक्टिविटी करनी, आपने आपके लिए हमेशा 2 to 3 डेज आपने रेस्ट करना होता है और बाकी 4 to 5 डेज आपने एक्टिविटी करनी होती है। अब वो एक्टिविटी या तो वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकता है या वो इंड्योरेंस एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर इंड्योरेंस भी करे, लेकिन उसके लिए उसका ज्यादा फोकस उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे होना चाहिए। और पिछले में हमने बहुत ये वाली पढ़ा था कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती है और इंड्योरेंस कौन सी होती है। होप्स हो कि मतलब मुझे अब उस पर दोबारा ना जाना पड़े। तो ये वाला इनका एक्टिविटी का पैरामीटर होता है कि इन्हें 150 प्लस मिनट्स पर वीक ही रखने चाहिए। उन्हें बाकी 4 to 5 डेज पे डिवाइड कर लेंगे मैंने डेली बेस पे कितनी एक्टिविटी करनी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कहते हैं कि अगर एक पर्सन उसको नहीं पता चल रहा कि मैं कितनी एक्टिविटी करूं, एक मैंने आपको जनरल स्केच भी बता दिया है कि 150 मिनट्स प्लस करनी है पर वीक और 4 to 5 डेज ही करनी है। कहते हैं एम फॉर 30 मिनट्स moderate intensity exercise 5 times 4 to 5 times a week. Moderate intensity means you are working hard enough to feel slightly warm and notice an increase in your breathing and heart rate. फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं होती कि अगर मैं बैठ के एक्टिविटी कर रही हूँ मेरी बॉडी को पता भी नहीं चला, वो चाहे आप वेट लॉस में जाएं, पीसीओएस में जाएं, किसी भी डिजीज में चले जाएं, एक्टिविटी हमेशा उसी चीज को काउंट किया जाता है जिसमें आपकी बॉडी को एक फील होता है कि मतलब एक एक्टिविटी हुई है। या तो आपकी बॉडी वार्म हो जाती है या फिर आपका बहुत ज्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं हो लेकिन थोड़ी बहुत स्वेटिंग हो, तब भी वो एक्टिविटी काउंट होगी। बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट यू आर अनएबल टू होल्ड अ शॉर्ट कन्वर्सेशन। तो ये है कि इतनी भी वो इंटेंस नहीं होना चाहिए कि आपके लिए ब्रीदिंग आपकी मुश्किल हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रिस्क वॉक है, साइकिलिंग और बॉलरूम डांसिंग। बॉलरूम डांसिंग की ऊपर मैंने पिक्चर भी इस तरीके की जो होती है, इस तरह की इसे हम बॉलरूम डांसिंग है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंक्लूड सम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज 2 or more days per week। ठीक है, आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर हमारे जिस तरह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर रोइंग मशीन भी पड़ी हुई थी, तो वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है। तो कोशिश करें कि 2 times a week आप उससे कोशिश करें कि आप उसे भी लेके चलें। ठीक हो गया, ये आपके 150 प्लस मिनट्स के अंदर ही आपने उसे लेके जाना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्लाइड करें। हाउ कैन आई अचीव द अमाउंट ऑफ मतलब मैं उसको किस तरीके से अचीव करूंगा। इफ यू आर न्यू टू एक्सरसाइज स्टार्ट स्लोली एंड बिल्ड अप gradually to the recommended amount. You can break each 30 minutes round further into 10 minutes. अगर फॉर एग्जांपल आपका 150 प्लस मिनट्स जो थे वो आपके डेली 30 मिनट्स पर बने हैं, तो ये हमेशा ये किसी भी एक्टिविटी का ये रूल होता है कि मैंने पहले दिन जाके 30 मिनट्स नहीं भागना शुरू कर देना, मैंने ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, मैंने उसे हमेशा ब्लॉक्स में तोड़ना। मैं कहूंगी अच्छा पहले दिन मैं 5 मिनट से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, फिर मैं अपने डाइट को इम्प्रूव करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी का पोटेंशियल बिल्डअप करूंगी, तो मैं 30 मिनट्स को इजीली टारगेट कर लूंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड। मैम जैसे सिवियर हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम फिजिकल एक्टिविटी फिर नॉर्मल वॉक ही करेंगे प्रेफर। जब भी बंदा एक फॉर एग्जांपल अगर उसे हार्ट अटैक आया है ना, उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है, उसके एक मरतबा उसको इशू हो गया, तो आप उससे कभी भी फिजिकल एक्टिविटी आप उन्हें रिकमेंड ही नहीं करते हो। ठीक है, आप उस वक्त उन्हें बेड रिटर्न ही कहते हो। आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी कंडीशन 10 दिन 15 दिन बाद उनके बेहतर होना शुरू हो जाती होती है, तो आप उनके बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल अगर उस बंदे के लिए रिकमेंडेड अमाउंट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स है, तो आप उसे 2 या 3 मिनट से स्टार्ट करवाते होते हो। और फिर आप उनकी हार्ट बीट को भी मॉनिटर करते हो। इन पेशेंट्स में आपने हार्ट बीट को बहुत फोकस रखना होता है। तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता आप उनका पोटेंशियल बिल्डअप उसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से आप स्टार्ट करवा रहे हो और उसकी हार्ट बीट सही रह रही है, यानी कि 70 to 80 की रेंज के अंदर है, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। या जब आहिस्ता आहिस्ता उसका पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गया, उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल रहना शुरू हो गई है, तो ठीक है। लेकिन ये है कि अगर इन पेशेंट के अंदर भी क्राइटेरियाज होते हैं, वो आगे चीजें डिटेल में चली जानी थी, मैंने वो भी बतानी थी कि आप जब भी इन एक्टिविटी के बाद आप इन पेशेंट्स की हार्ट बीट को बहुत ज्यादा, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों को बहुत ज्यादा फोकस में रखते हो। तो अगर उसके बाद हार्ट बीट बहुत एलिवेट है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो गई है, तो आप फिर दोबारा उसी टाइम पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस बंदे को 5 मिनट एक दिन का और अगले दिन आपने उससे 10 मिनट का और उसकी हार्ट बीट चली गई 120 प्लस, तो वो तो आपके लिए अलार्मिंग कंडीशन बन गई, उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत एलिवेट हो गया। तो आप उसे दोबारा 5 मिनट पे ले आओगे जिसमें उसकी हार्ट बीट रहती 90 तक रहती थी, 90 100 तक रहती थी। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ये होता है कि हमने उनका साथ साथ हम उनका मॉनिटर करते रहते होते हैं। अगर हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर बहुत एलिवेट हो गया तो हम उसके पिछले मिनट पे आ जाएंगे। ठीक हो गया।
यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, ये वाली हमारी स्लाइड रह गई थी कि वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते होते हैं कि विटामिन सी और विटामिन ई या बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या इनकी टैबलेट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अब कुछ रिसर्चेस कहती होती है कि इन टैबलेट्स का हार्ट डिजीज पे कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि उस वक्त इफेक्ट इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि जब आपको हार्ट डिजीज हो चुकी होती है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एलिवेट कर चुकी होती है, तो एकदम अगर आप एक सप्लीमेंट लेते हो तो हो सकता है कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को चंद दिनों के अंदर कम ना करे। लेकिन अगर आप एंटीऑक्सीडेंट इन रिच फूड लेते हो, आप सप्लीमेंट नहीं लेते हो, अगर आप केवल इन रिच फूड लेते हो, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। अब वो पॉजिटिव कौन सी डाइट्स होती है जिसके अंदर सबसे मेन जो होता है वो जिंजर होता है, गार्लिक होता है, एप्पल साइडर विनेगर होता है, लेमन जूस होता है। ठीक है, ये वाली जो डाइट्स, अगर ये वाले आप डाइट्स लेते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होने में ये चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक हो गया। अब इस हवाले से एक मेरे पास डाइट रेसिपी है, वो मैं आपके साथ पूरी कर लेती हूँ कि उसमें आप जिंजर जूस कितना यूज करना है, गार्लिक कितना यूज करना है, लेमन जूस और एप्पल साइडर विनेगर, और या फिर एप्पल जूस यूज कर लो या एप्पल साइडर विनेगर यूज कर लो, और फिर आपने उसको अच्छे तरीके से कुक करना होता है और उसके अंदर एक हनी एक खास अमाउंट में कंज्यूम करना होता है फ्लेवर डालने के लिए। अगर आप वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्लिश फूड लेते हो तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में, एलडीएल को कम करने में बहुत रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। यहाँ तक स्लाइड्स में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे काइंडली आप लोग ग्रुप में जरूर पूछिएगा। और आप लोगों के, अब मुझसे मेरे गले से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला जा रहा, तो हम लोग आप लोग के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो काइंडली अपने रिव्यूज जरूर शेयर किया करें, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा आपके रिव्यूज मोटिवेट करते हैं। तो अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी जिसका भी जो भी क्वेश्चन है यहाँ पूछना है यहाँ पूछे, बाद में जहन में आता है ग्रुप में पूछे, और मैं आपके पास साथ डाइट जो मैंने एक रेसिपी वो हमारी डेवलप्ड है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आपको वो इंशाल्लाह आगे जरूर हेल्प करेगी। ओके हो गया।